नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूं एक नई क्लास हिंदी के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने 25 क्वेश्चन, उनसे आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, जो आपको पेपर में बहुत ही मदद करेंगे। और ये जो 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए क्लास करते हैं अपनी क्लास। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न है कि निर्दोष शब्द में कौन सी संधि है। निर्दोष शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, बताइए। विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है। बताइए निर्दोष में कौन सी संधि है। सबसे पहले जानते हैं कि संधि क्या होती है, कैसे बनाई जाती, संधि कैसे होती है। संधि जो हमेशा दो सार्थक शब्दों से संधि बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, संधि बनाने से पहले जब हम दो शब्द तोड़ते हैं तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर, पहले शब्द का आखिरी अक्षर का स्वर जो निकलता है वो लेते हैं और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो है वो लेते हैं। पहले शब्द का आखिरी अक्षर का स्वर लेते हैं, फिर दूसरे शब्द के पहले शब्द का जो है वो क्या लेते हैं, स्वर लेते हैं। जब ये दो मिलते हैं आपस में, इनसे जो बनता है, शब्द बनता है, वो क्या होती है, संधि होती है। ठीक है बच्चों, संधि होती है। जैसे हम लोग लेते हैं विद्यालय। ठीक है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो बनेगा विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो विद्या से हमें मिला आ और यहां से आ हमें मिल रहा है, तो आ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा। आ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा। जब ये दो मिलके कुछ शब्द बनाते हैं, कोई वर्ण बनाते हैं, जो वर्ण बनाते हैं उनसे हमें संधि की पहचान होती है। जब समान स्वर मिलते हैं, जब समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ संधि होती है। ठीक है बच्चों, तो संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की है, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है विसर्ग संधि, तीसरी होती है व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, फिर स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं, पहला होता है दीर्घ, दूसरा होता है गुण, तीसरा होता है वृद्धि, चौथा होता है आपका यण और पांचवा आपका होता है अयादि। कैसी संधि, अयादि संधि। ठीक है बच्चों, स्वर संधि 3 प्रकार की और फिर स्वर में कितनी प्रकार की, 5 प्रकार। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। और कौन सी, अयादि संधि। ठीक है बच्चों, तो इनकी पहचान कैसे होती है, जब समान स्वर मिलते हैं, जब समान स्वर मिलते हैं, समान स्वर मिलते हैं तो कैसी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। जब समान स्वर मिलते हैं तब दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होता है, कौन सा, गुण संधि। गुण में क्या होता है, जहां पर भी एक मात्रा मिल जाए हमको, जहां पर भी ऊपर एक मात्रा मिल जाए वहां पे कैसी होती है, गुण संधि होती है। ठीक है, ये बनता कैसे है, आ और ई से। आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। आ और ई मिलकर ए बनाते हैं। ए की मात्रा कैसे होती है, एक मात्रा होती नहीं होती है, तो एक ये हो गई। फिर वृद्धि संधि में क्या होता है, ये सिर्फ पहचानने की ट्रिक है, ट्रिक है जो आपके एग्जाम में 99% काम करेगी। 1% जो है डाउट में रहेगा, 1% में आपको पूरी उम्मीद नहीं कर सकता, 99% है कि आपका आंसर सही होगा अगर आप सिर्फ ट्रिक से करके आते हैं। दूसरा आपका आता है दो मात्राएं, जहां पर भी दो मात्राएं मिल जाती हैं, जहां पर भी दो मात्राएं मिल जाती है वहां पे कैसी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। फिर समझिए, जहां पर समान स्वर होंगे, जहां पर समान स्वर होंगे वहां पर कैसी होगी, दीर्घ संधि। जहां एक मात्रा मिलेगी वहां गुण संधि, जहां दो मात्रा मिलेगी वहां वृद्धि संधि। और जड़ संधि में क्या होता है, जहां पे आधा ता और या मिल जाए वहां पर यड़ संधि,
जहां पर आधा था और या मिल जाए जड़ संधि, ठीक है। और जहां तीन शब्द का कोई मिल जाए, तीन वर्ण का कोई शब्द मिल जाए, तीन वर्ण का कोई शब्द मिल जाए, वहां पे क्या होगा, तीन वर्ण का कोई शब्द मिल जाए, ठीक है, वहां पे क्या होगा, तीन वर्ण का कोई शब्द मिल जाए, वहां पे क्या होगा, वहां पर आपकी अयादि संधि होगी, ठीक है। और क्या मिलना चाहिए, बीच में या और वा मिलेगा, बीच में क्या मिलेगा, या तो या मिलेगा या तो वा मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। फिर से समझिए, संधि तीन प्रकार की, स्वर विसर्ग और व्यंजन संधि। स्वर संधि पांच प्रकार की, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। दीर्घ संधि में समान स्वर मिलते हैं, जैसे हमने यहां बताया आ और आ मिल रहा है। ऐसे ही गुण संधि में आ और ई मिल जाए, ए बनाते हैं, यानी एक मात्रा मिलती है। वृद्धि संधि में दो मात्रा मिलती हैं, दो मात्रा मतलब दो लगी हुई मात्रा मिलती है, जैसे सदैव। कितनी मात्राएं मिल रही है, दो मात्राएं मिल रही है, ठीक है। और जड़ संधि में बीच में आधा ता और या मिलेगा। अयादि में तीन वर्ण का कोई शब्द होगा और क्या होगा, बीच में या फिर वा होगा, वहां पर अयादि संधि होगी, ठीक है। ऐसे ही आती है एक विसर्ग संधि, विसर्ग में आपको विसर्ग मिलेगा, व्यंजन में जो आपको एग्जांपल बताएंगे तब समझ में आएगी। यहां पर देखते हैं निर्दोष, नि प्लस दोष, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा हमारा नि प्लस दोष। क्या बनेगा, नि प्लस दोष। नि प्लस दोष बना क्या बनाते हैं, निर्दोष। नि प्लस दोष बराबर क्या बनाते हैं, निर्दोष। यहां क्या मिल गया हमको, यहां मिल गया हमको विसर्ग, और जहां पर भी हमें विसर्ग मिल गया वहां कैसी संधि, कैसी संधि, विसर्ग संधि। बात समझ में आई। ठीक है, बात समझ में आई, कहां पे होगी, विसर्ग संधि होगी यहां पर। दीर्घ संधि जहां समान स्वर, यड़ संधि क्या बताइए, जहां पर आधा काया मिल जाए, और गुण संधि में क्या होगी, एक मात्रा मिलेगी, वहां पर गुण संधि, जैसे प्रत्येक, जैसे प्रत्येक। कितनी मात्राएं, एक मात्रा। इसका संधि विकसित करेंगे, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक बराबर क्या बनाएंगे, प्रत्येक। यहां से क्या मिला, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रत्येक। ऐसे ही आपका क्या हो गया, सही आंसर हमारा क्या हो गया, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3.5 किस प्रकार की संख्या है, 3.5 किस प्रकार की संख्या है, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या संख्यावाचक। बताइए, आपको नंबर से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, 3.5 क्या है, संख्यावाचक है कि नहीं है, संख्यावाचक है कि नहीं है, संख्यावाचक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 9 प्लस ऊषा, 9 प्लस ऊषा, ठीक है। देखिए, संधि पहचानने के लिए क्या करते हैं, पहले शब्द का आखिरी अक्षर का स्वर लेते हैं, तो 9 क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, तो यहां से हमको मिला आ, और यहां से कौन सा स्वर मिल रहा है, ऊ। आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं, ओ। आ और मिलके क्या बनाते हैं, ओ। अब ऐसे ही 9 प्लस ऊषा, अब ये क्या होगा, ये ऊ किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो यहां पे मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा नवोसा। क्या बन जाएगा, नवोसा, ठीक है। आ और मिलके एक मात्रा आ रही है, एक मात्रा आती है, कौन सी संधि होती है, गुण संधि। कैसी होती है, गुण संधि। बात समझ में आ रही है, कैसी संधि, गुण संधि। अभी आपको बताया था, जहां पर भी एक मात्रा मिल जाएगी, कैसी संधि, गुण संधि। जहां पर भी दो मात्रा मिल जाएंगी, कैसी संधि, वृद्धि संधि। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुर मधुर कौन सा अलंकार है, मधुर मधुर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। ठीक है बच्चों, बताइए, मधुर मधुर कैसा अलंकार है। हमने आपको बताया था, जहां पर भी समान शब्द मिले, कैसे मिले, समान शब्द मिले, उनका अर्थ सेम हो,
समान शब्द मिले, अर्थ सेम हो तो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में भी कौन सा अलंकार? लाटा अनुप्रास अलंकार। समान शब्द मिले मगर उनके अर्थ ना बदले, समान शब्द मिले मगर उनके अर्थ ना बदले तो कैसा? वहां पर कैसा होगा? यमक अलंकार। सॉरी, अर्थ बदल जाए तो यमक अलंकार, अर्थ ना बदले तो अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है? जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है? वर्ण बार बार आ रहे हैं, मधुर मधुर, माँ और माँ बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहां कैसा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में भी कैसा अलंकार? लाटान अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, नीला आकाश कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास? बताइए, नीला आकाश क्या होगा? नीला है जो आकाश, नीला है जो आकाश। ठीक है बच्चों, नीला है जो आकाश। अब देता है जहां पर भी है जो शब्द आ जाए, है जो शब्द आ जाए, उप में उपमान मिल जाए या फिर विशेष विशेषण मिल जाए, वहां पे कैसी होती है? कर्मधारय समास होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? जहां पर क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। बहुब्री में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में क्या होता है? पहला जो शब्द होता है, पहला वर्ण होता है, वो कैसा होगा? उपसर्ग होगा। पहला पद प्रधान होगा और क्या होगा? उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना, दुखी होना, खुश होना या झगड़ा करना। झगड़ा करना हाथ मलना होता है, हाथापाई होता है झगड़ा करना, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। खुश होना हाथ मलना होता है, नहीं हो सकता खुश होना। दुखी होना हाथ मलना होगा, नहीं होगा। बच्चा आपके पास क्या? पछताना। हाथ मलना मतलब पछताना, मतलब जब चीज थी तब आप पा नहीं सके, जब वो चले गई तब क्या कर रहे हैं? आप हाथ मल रहे हैं, मतलब क्या है? अब क्या कर रहे हैं? आप पछतावा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वह पढ़ रहा था काल बताइए। वह पढ़ रहा था काल बताइए, वर्तमान, भूत, भविष्य या अपूर्ण? बताइए कौन सा काल होगा? पढ़ रहा था जिसमें था, थी, थे आ जाता है, कैसा हो जाता है? वो भूतकाल में होता है आ जाता है, वो क्या होता है? क्या होता है? वो वर्तमान काल होता है। भविष्य में क्या होता? होगा, होगी, होगे आते हैं, तो यहां पर क्या है? था आ रहा है, था आ रहा है। और यहां पर तो भूत दे दिया और अपूर्ण भी भूत दे दिया। अब वह पढ़ रहा था मतलब कैसा है? पूर्ण है, भूत है, कैसा भूत है? अपूर्ण भूत है या भूत है? पढ़ रहा था मतलब, रहा था मतलब क्रिया हो रही थी। ठीक है, क्रिया हो रही थी, अभी क्या है? अपूर्ण है। वो हम बोलते कि वह पढ़ चुका। पढ़ चुका मतलब क्या होता? पूर्ण भूत हो जाता। मगर यहां पढ़ रहा था मतलब अभी क्रिया चल रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत, यानी अभी ये कार्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्र का तद्भव रूप क्या है? नेत्र का तद्भव रूप क्या है? तद्भव, तत्सम, तत्सम मतलब तत्सम होता है और तद्भव होते हैं, दो होते हैं क्या? तत्सम और क्या आता है आपका? तद्भव। दो होते नहीं होते हैं। तत्सम क्या होता है? संस्कृत का जो शब्द होता है वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और तद्भव क्या होता है? उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है। बात समझ में आई? तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के समान होते हैं, और तद्भव उनका बिगड़ा हुआ रूप होता है। जैसे नेत्र का तद्भव रूप है नयन, आंख, लोचन या दृष्टि। ये सब क्या है? नयन के ही पर्यायवाची हैं। मगर नेत्र का सही तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आंख। जहां पर भी चंद बिंदु लग जाए वो हमेशा कैसा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है, एक तद्भव शब्द होता है। और तद्भव शब्द कैसे पहचानते हैं? जहां पर भी क्या मिल जाए? तत्सम शब्द की पहचान कैसे करते हैं? जहां पर संयुक्त अक्षर मिल जाए। ठीक है, संयुक्त अक्षर मिल जाए वहां पर क्या होगा? तत्सम शब्द होंगे। यहां हम देखते हैं क्या है? चंद बिंदु लगा हुआ है, इसलिए कैसा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। अगला प्रश्न है, उपकार का विलोम क्या है? उपकार का विलोम क्या है? अधिकार, प्रहार, उपकार, अपकार या विग्रह? विग्रह क्या होती है? विग्रह संधि में होती है। विग्रह किसका करते हैं? संधि का करते हैं। अधिकार का क्या होगा? अनाधिकार।
अधिकार का क्या होगा? अनाधिकार होगा। ऐसे प्रहार, प्रहार मतलब क्या होगी? प्रहार मतलब जब आप युद्ध करते हैं उसमें क्या होता है? प्रहार किया जाता है। प्रहार का उल्टा विलोम क्या हो जाएगा? रक्षा। ठीक है, बचा क्या? उपकार। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अपकार। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम डेट भी आपकी घोषित कर दी गई है कि ये मार्च 16 मार्च 17 मार्च यूपीएससी की डेट आ गई है। तो अपनी तैयारी को और ज्यादा जोर दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बिना किस शब्द में आता है? बिना किस शब्द में आता है? संज्ञा में आता है, अव्यय में आता है, विशेषण में आता है, सर्वनाम में आता है? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं? 6। ठीक है, जानते नहीं जानते हैं? विशेषण, विशेषण कितने होते हैं? बताया था आपको, बताइए विशेषण कितने होते हैं? अव्यय क्या होते हैं? जिन पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संज्ञा क्या होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की। ऐसे कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अव्यय क्या होते हैं? जिन पर लिंग वचन और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। बिना किस शब्द का है? अब बिना, चाहे आप किसी के लिए भी यूज कर लिए, चाहे आप मेल के लिए यूज कीजिए, चाहे फीमेल के लिए यूज कीजिए, चाहे पुरुष के लिए करें, चाहे स्त्री के लिए, हमेशा बिना शब्द में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ आ रही है? तो बिना कैसा हो जाएगा? अव्यय शब्द है। कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। बात समझ में आ रही है? बिना कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। जैसे बहुत, भी। ठीक है, जो और अधिक प्रभावशाली बना देते हैं वो भी क्या होते हैं? अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला शब्द है, निशाचर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? दिन में चलने वाला, रात में चलने वाला, पानी में चलने वाला, हवा में उड़ने वाला। निशाचर, निशा का मतलब क्या होता है? निशा का मतलब होता है रात। उच्चर मतलब क्या होता है? चलने वाला। निशा का मतलब रात, उच्चर का मतलब चलने वाला। तो निशाचर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? दिन में चलने वाला नहीं, रात में चलने वाला बिल्कुल सही, क्योंकि निशा मतलब रात, उच्चर मतलब चलने वाला, तो निशाचर मतलब रात में चलने वाला। पानी में चलने वाला नहीं होगा और हवा में चलने वाला भी नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न है आपके पास, हृदय, हृदयेश्वर की संधि, हृदय और ईश्वर की संधि है। हृदय और ईश्वर की संधि है। कैसी संधि बताइए? फिर देखिए, संधि के लिए पहले शब्द का आखिरी अक्षर लेते हैं, उसका स्वर क्या निकल रहा है? हृदय का निकल रहा है, आ निकल रहा है, यहां से निकालेंगे आ। ऐसे ईश्वर से क्या मिलेगा? ई। क्या मिलेगा? ई। आ और ई मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। आ और ए मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। जब ए बनाएंगे तो कितनी मात्राएं? एक मात्रा लग जाएगी। एक मात्रा लग जाएगी, कैसी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कैसी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। और मिलके क्या बनाएंगे? ये ए की मात्रा और ये मिलके ए बना देंगे, तो ये मात्रा कहां लग जाएगी? जाके ऊपर लग जाएगी, बन जाएगा क्या? हृदयेश्वर। क्या बन जाएगा? हृदयेश्वर। ये तो संधि विच्छेद है ही है, ये नहीं होगा। हृदयेश्वर, हृदयेश्वर, स्वर इसमें क्या भी हो गया? यस नहीं होगा। अब हृदय यस, हृदयेश्वर, सेम टू सेम। अगर हम आ और ये मिलके ए बना रहे हैं तो ए की मात्रा कहां जाएगी? इसमें ए की मात्रा नहीं है तो ये भी नहीं होगी। तो बच्चा हमारे पास का हृदयेश्वर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नटखट किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है। बताइए क्या है नटखट? नटखट क्या है? संज्ञा है। संज्ञा किसी वस्तु स्थान के हमको संज्ञा कहते हैं, है नहीं। जो किसी चीज की विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम। क्या राम नाम मोहन की जगह पे आप राम की जगह पे नटखट शब्द यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे मैं, तुम, या, वह, ये सब क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। अव्यय क्या होते हैं? जिन पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अव्यय होते हैं। मगर क्या होता है? नटखट
जैसे हमने कहा कि राम नटखट है, राम नटखट है, ठीक है। नटखट मतलब क्या होता है, शरारती। तो राम क्या हो गया, विशेष, और नटखट क्या हो गया, विशेषण। क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है बच्चों। तो राम क्या हो गया, विशेष, और नटखट क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो फिर सही आंसर में क्या हो जाएगा, विशेषण। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलो चलो कैसा शब्द है, आज्ञार्थक है, निवेदन है, प्रश्न है, या विस्मय है। विस्मयादि बोधक बोल सकते हैं, विस्मय, ठीक है। विस्मयादि इसको कर लीजिए, ठीक है। चलो चलो क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नहीं। प्रश्न कर रहे हैं, चलो कोई प्रश्न है, नहीं है। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं, जहां पर हे, ओ, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लग जाए, जहां पर भी ऐसा चिन्ह लग जाए, वो क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कोई चिन्ह लगा ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। तो बच्चा हमारे पास क्या, आज्ञार्थक, मतलब क्या करें, आज्ञा दे रहे हैं। चलो क्या है, आज्ञा है, आज्ञार्थक हो गया। अगला है सरस। सरस का अर्थ है मधुर, नीरस, तेज या भारी। सरस, सरस का मतलब क्या होता है, ते भारी होता है। सरस मतलब भारी होगा, नहीं होगा। तेज होगा, वो भी नहीं होगा। नीरस, ये भी नहीं होगा। बच्चा का सरस का मतलब क्या हो जाएगा, मधुर। सरस मतलब मधुर, आपने पढ़ा भी होगा। सरस का अर्थ क्या होता है, मधुर होता है। अगला है बालक संज्ञा कौन सा प्रकार है। बालक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, या संख्यावाचक। बताइए कैसा है, कैसा है, जातवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, या संख्यावाचक है। जातिवाचक क्या होते हैं, जिनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है, और क्या कर सकते हैं, जिनका बहुवचन बना सकते हैं। द्रव्यवाचक जिसमें क्या है, ठोस द्रव गैस की बात की जाए, वो क्या होते हैं, द्रव्यवाचक होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी धातु, अधातु, द्रव्य की बात कर ली जाए। भाववाचक जहां पर भाव के बारे में बात की जाए, जैसे मिठास, खटास, बुढ़ापा, ठीक है। और क्या हो सकता है, जवानी, जब क्या है, भाववाचक है। द्रव्यवाचक में सोना, लोहा, क्या होगा, लोहा, ठीक है बच्चों। लोहा लिख लीजिए। और क्या हो गया, तेल, ये सब किसमें आएंगे, ये सब किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे। तो बालक क्या है, बालक में क्या होता है, बालक से हमें सभी बालक की पहचान हो रही है। तो कैसा है, जातिवाचक है। जहां पर भी हर किसी की बात हो जाए, वहां पे कैसा होगा, जातिवाचक। और व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, जहां पर किसी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही होगी और उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता हो। जैसे बालक का बहुवचन क्या बन सकता है, बालको बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। मगर राम, राम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, उसके जैसा ना कोई बोलने वाला होगा, ना चलने वाला होगा, ना फिरने वाला होगा, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, वो कैसा होगा, व्यक्तिवाचक। मगर यहां बालक क्या हो जाएगा, जातिवाचक। कैसा हो जाएगा, जातिवाचक। बालक मतलब उसमें सभी सारे बालक, जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या होंगे, बालक हो गए, ठीक है। अगला है योग्य का समानार्थी शब्द है, समर्थ, अयोग्य, आलसी, या नया। योग्य, योग्य मतलब जो इस काम के योग्य हो, वो क्या होते हैं, योग्य होते हैं। तो इसका विलोम होगा, अयोग्य होगा। यहां पूछा समानार्थी सब, विलोम पूछा नहीं है। आलसी होगा, नहीं होगा। नया हो भी नहीं हो जाएगा। बचा था योग्य मतलब सामर्थ, जिसमें सामर्थ है वही क्या है, योग्य है। अगला है काला धन, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है। काला धन, काला क्या है, विशेषण, और धन क्या है, विशेष है, ठीक है। किसकी,
विशेषता बताई जा रही है, धन की विशेषता बताइए, कैसा धन है, काला धन है। जहां किसी चीज की विशेषता बताई जाए, विशेष विशेषण मिल जाए, वहां कैसा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अगला है सज्जन। सज्जन कैसा है, सज्जन व्यंजन संधि है। कैसी है, व्यंजन संधि है। कैसी संधि है, व्यंजन संधि है। कैसे व्यंजन संधि है, इसको जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, सत प्लस जन। ठीक है, अब ये ता जो ये है ये क्या बन जाएगा, सतजन, और मिलके क्या बनाते हैं, सज्जन। ठीक है बच्चों, तो यहां कैसी संधि हो जाएगी, सज्जन। कैसी संधि है, विसर्ग संधि है। ओ सॉरी, व्यंजन संधि है। कैसी है, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में क्या होगा, हमेशा विसर्ग मिलेंगे, वो क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है सोना, खाना, लिखना, पीना। ठीक है, अकर्मक क्रिया देखिए, पहले कर्ता और कर्म की पहचान कैसे करते हैं, कौन, जब कहां पर भी कोई भी हमें वाक्य मिल जाए उसमें हम कौन प्रश्न करेंगे, तो हमको मिलेगा कर्ता, और क्या प्रश्न निकलेंगे तो वहां क्या मिलेगा,